Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि मैं लेके आया हूँ उस वाले के अंदर, सेशन के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम अजीत डोभाल जी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको जैसे कि मालूम होगा, परसों के दिन मैंने आपको एक वीडियो दिया था सुबह 8 बजे, जो अपना करंट अफेयर का सेशन होता है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अजीत डोभाल जी को वापस से NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वापस से जो सेलेक्ट है वो कर लिया गया है, वापस से रीअपॉइंट उनको किया गया है, और दूसरा कार्यकाल है जो कि उनका स्टार्ट हो जाएगा अजीत डोभाल जी का एज ए NSA। तो इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, क्या रीज़न थे। अजीत डोभाल जी के बारे में जानेंगे, उनके पास्ट के बारे में जानेंगे, उनके प्रेजेंट के बारे में जानेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे कि जो PM मोदी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है कि उनको वापस से जो है NSA का हेड बना दिया गया है, NSA बना दिया गया है, और उनके पास के बारे में, उनके ऑपरेशंस के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने अब तक देश के लिए काम किया है, वो सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। साथ में उनको इस बार जो है वो कैबिनेट की रैंक क्यों दी गई है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैबिनेट की रैंक क्यों दी गई है ये भी मैं इसके अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि देश के सब बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे कॉलेज के हो, स्कूल के हो, चाहे फैमिलीज हो, सभी को ये वीडियो मिलना चाहिए। सभी को पता चलना चाहिए कि एक आदमी जो कि देश के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसने अपनी जी जान जो है वो सब कुछ इतने सालों से लगा दी है, उसके बारे में अगर अपने देश के युवाओं को नहीं पता होगा तो किसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और अजीत डोभाल जी के बारे में सभी को पता चलना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले अजीत डोभाल जी के पास्ट की। आप जैसे कोई सभी को मालूम होगा दोस्तों, अभी हमारे करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है प्रधानमंत्री के, और कौन से हैं? 5वें ये कौन है? अभी हमारे NSA हैं। देखिए, जो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो पोस्ट है ना, ये 1998 के अंदर बनाई गई थी, जब PM कौन थे? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब PM हुआ करते थे। उस टाइम पे ब्रिजेश मिश्रा थे, जो कि सबसे पहले ब्रिजेश मिश्रा जी को सबसे पहले NSA बनाया गया था। और अभी 5वें कौन है? अजीत डोभाल जी है। पहले ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2004-5 में। ठीक है, और उसके बाद में कई सालों तक उन्होंने ऑपरेशन विंग के अंदर भी काम किया है। इन्हीं के सुपरविजन के अंदर 2016 में इंडिया ने LOC जो है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्ट्राइक करी थी, और 2016 में, और उसके बाद 2019 के अंदर बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक है ये भी कंडक्ट करवाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों, अजीत डोभाल जी की जो बॉन्ड हुए थे ये 1945 के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? गढ़वाल वाले एरिया के अंदर। कहाँ पे? यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि जिसको आज हम उत्तराखंड कहते हैं, उस वाले एरिया के अंदर इनका जन्म हुआ। GN डोभाल, जो कि इनके फादर भी मेजर थे और इंडियन आर्मी, बचपन से जो है आर्मी किड रहे। कई जगह पे जो है इन्होंने इंडिया देखा है, ट्रिप किया है, कई जगह पे इन्होंने अपना टाइम गुजारा है, क्योंकि आपको मालूम है आर्मी किड होने के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। ठीक है, और उसी तरीके से इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग करी वो अजमेर के मिलिट्री स्कूल से करी, और उसके बाद में इन्होंने राजस्थान से तो स्कूलिंग करी, और ग्रेजुएशन करी किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली, और बाद में इनको ऑनररी डॉक्टरेट से भी नवाजा गया। जिस तरीके से इन्होंने सिक्योरिटी मैटर, स्ट्रेटेजिक मैटर के अंदर, साइंस एंड लिटरेचर के अंदर आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है इनको क्या किया गया? ऑनररी डिग्री भी दी गई। इसके अलावा कुमुन यूनिवर्सिटी के द्वारा भी 2018 में इनको ऑनररी डिग्री जो है वो दी गई।
देखिए शुरू से बचपन से काफ़ी पैशनेट थे अपने देश को सेवा करने को लेकर। तो 1968 के अंदर आईपीएस बने ये केरला कैडर से, ठीक है। उसके बाद कई सालों तक काम किया पुलिस के अंदर, और उसके बाद में एक्टिवली कई सारे जो ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर इन्होंने स्विच कर लिया। कई सारे एंटी इंसर्जेंसी जो ऑपरेशन मिजोरम और पंजाब में चल रहे थे वहां पे इन्होंने काम किया, ठीक है। जब दोस्तों कंधार के अंदर आपको मालूम है ना, जो हमारी फ्लाइट थी IC 814, जब वो हाईजैक हुई थी, ठीक है, काठमांडू से वहां पे कंधार लेके गए थे, तब उस हाईजैक के अंदर जो 3 बड़े नेगोशिएटर थे वो कौन थे दोस्तों? उनमें से एक अजीत डोभाल जी थे, ठीक है। कौन थे? अजीत डोभाल जी उस टाइम पे हुआ करते थे, और उस टाइम पे उन्होंने ये बात बोली भी थी दोस्तों कि अगर हमें मौका मिले, अगर इतने ज़्यादा सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से, तालिबान से नहीं मिलता, ISI से नहीं मिलता इनको, टेररिस्टों को, तो शायद ये आसानी से क्या कर लेते, उसके अंदर उस एरिया जो ऑपरेशन था उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवा देते और आतंकवादियों को छोड़ना भी नहीं पड़ता। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी 814, जिसको अपन IC 814 बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या काठमांडू से जो है वो स्टार्ट हुई थी और IJ आ रही थी, और इसको बीच में हाईजैक कर लिया गया था और कंधार अफगानिस्तान वाले के एरिया के अंदर, और मुजाहिदीन वाले जो टेररिस्ट है उन्होंने इसको हाईजैक किया था, ओके। और बाद में डिमांड करी थी जो इनके लीडर्स थे उनको छोड़ने के लिए, ओके। एक तो उमर अहमद है, शेख मसूद अजहर है, और एक अहमद जरगर नाम से था। तो 3 मिलिटेंट थे जिनको पकड़ा गया था, ओके, किडनैपिंग, मर्डर करने को लेकर, कई सारे मुंबई अटैक करने को लेकर 2008 के, तो ये सब काम करने को लेकर पकड़ा गया था, और उसी के बाद में ये हाईजैक किया गया 1999 के अंदर, और ठीक है 1999 के अंदर, और फिर भारत को उन तीनों को छोड़ना पड़ा। नियर बाय 175 पैसेंजर थे, ठीक है, जिनको हाईजैक किया गया था, और जो ये नेगोशिएशन किया गया था ना उसमें अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा हाथ था, ओके। इसके अलावा दोस्तों 71 से लेकर 99 तक कई बार कोशिश हुई कि इस तरीके के हाईजैकिंग को लेकर, तो जितने भी 15 हाईजैकिंग जो इंडियन एयरलाइंस की एयरक्राफ्ट में जो कोशिश करी गई, उन सभी के अंदर दोस्तों इन्वॉल्व होने का जो एक्सपीरियंस है वो किसका रहा? अजीत डोभाल जी का रहा। इसके अलावा IB के ऑपरेशंस भी इन्होंने हेड करे कई बार, हालांकि हाईजैक कई बार हो नहीं पाया, ऐसा नहीं कि 15 बार हाईजैक हुआ है। हाईजैक तो दोस्तों सबसे बड़ा हाईजैक यही वाला था, ठीक है, और पहले हाईजैक हुआ भी नहीं है, बहुत रेयरली कोई एक आधी बार हुआ तो पता नहीं, बाकी मेजरली कभी कोई ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कई सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे होने वाले होते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। उसके बाद में चेयरमैन भी रहे मल्टी एजेंसी सेंटर के, ठीक है, ज्वाइंट टास्क फोर्स के हेड भी रहे ये। और उसके अलावा मिजो नेशनल फ्रंट, जो MNF जो इंसर्जेंसी हुई थी मिजोरम के अंदर, ओके, तो वहां पे भी इन्होंने अपना काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, और वहां पे काफी टाइम से डिमांड चल रही थी कि हमें भी सेपरेट कंट्री चाहिए, हमें भी सेपरेट चाहिए सब कुछ। तो वहां पे कई टाइम तक उनको रह के उन्होंने जो MNF है ना, इसके बाद में तो एक पार्टी बन गई, बाद में तो ये लोग काम करने लग गए, लेकिन उस टाइम पे काफी वायलेंस हो रही थी, तो इनको दोस्तों मनाने में कामयाब रहे, और कई सालों तक ये मनाने के बाद में फाइनली जो है वो भारत के अंदर शामिल भी हुए, एग्रीमेंट भी साइन किया, और उसके बाद में पार्टी बना के आज ये मिजोरम के अंदर अच्छे खासे रह रहे हैं, और काफी कम जो है मिजोरम के अंदर हमें वायलेंस भी देखने को मिलता है। उसी टाइम पे ये बर्मा में भी रहे, चाइनीज टेरिटरी के अंदर भी रहे, काफी की रोल है जो कि इन्होंने वहां पे अपनाया। मिजोरम से सिक्किम की तरफ गए, ठीक है, वहां पे मर्जर करवाने को लेकर काम किया। इसके अलावा ये इनकी जो ट्रेनिंग चल रही थी ना उस टाइम पे, वो नारायण के जो MK नारायण जो थे उस टाइम पे तीसरे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनके अंडर में जो है, ठीक है, ये ट्रेनिंग ले रहे थे। कई सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है वो इनके द्वारा कराए गए थे, ठीक है, मतलब उनके द्वारा जो उस टाइम पे हुए थे ना, उसके अंदर इन्होंने काफी अच्छा अपना रोल है जो कि दिखाया था, काफी मदद करी थी कंट्री के अंदर इस तरीके से वायलेंस को रोकने को लेकर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज जो यहाँ पे वहां पे जो CM है मिजोरम के अंदर, जो आप CM जो अभी है वहां पे कौन है? जोरंगथंग जो है ना, वो भी MNF के ही है, ठीक है, MNF से ही पार्टी से बिलोंग करते हैं वो भी अभी मतलब, तो अब तो ये ऑलरेडी काफी पॉलिटिक्स में आ गई, काफी सहयोग हो, लेकिन उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम थी। तो मिजो के अंदर बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया। उसके बाद में दोस्तों पंजाब के अंदर रेस्क्यू किया था एक रोमानियन डिप्लोमेट को, ठीक है, गोल्डन टेम्पल के अंदर, अमृतसर के अंदर कई बार रहे ये। और जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था 1998 के अंदर, क्योंकि कई सारे लोग जो कि टेररिस्ट थे, मिलिटेंट थे, वो उस टाइम पे भी थे, ओके। जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब हुआ था गोल्डन टेम्पल के ऊपर, जब टेररिस्ट को वहां से हटाया था, भिंडरवाला वाला जो हुआ था, उसके बाद में भी कई सारे जो
आतंकवादी है वो इस टाइम पे थे यहाँ पे, ठीक है। तो उनको भी सफाया करने के लिए कई टाइम तक जो है अजीत डोभाल जी अमृतसर में रहे, गोल्डन टेम्पल के आसपास रहे, ओके, ठीक है। तो उस टाइम पे उसके बाद में जब इन्होंने कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी ब्लैक कैट्स कमांडोज को, तब एनएसजी ने क्या किया था, अटैक किया था। और पहले तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, आपको मालूम होगा। उसके बाद में फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था ताकि जो बचे कुचे लोग हैं उनको भी वहां से हटाया जा सके और पूरी तरीके से पीस जो है वो लेके आया जाए, कहाँ पे, पंजाब वाले एरिया के अंदर, ठीक है। तो पहले तो 86 में चलाया गया था एक ऑपरेशन ब्लैक थंडर फर्स्ट, जिसके अंदर 200 सिख मिलिटेंट थे जिन्होंने गुरुद्वारा कैंपस को 3 महीने के लिए ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। उसके अंदर पुलिस ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद में खालिस्तान के उन्होंने लोगों ने डिमांड करी थी, 300 एनएसजी कमांडोज गए थे गुरुद्वारा के अंदर, 700 बीएसएफ के जवान भी गए थे, ठीक है। तो उसके बाद में सेकेंड बार जो है ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चलाया गया 1998 के अंदर, जहां पे सारे के सारे मिलिटेंट ने सरेंडर कर दिया था। उसके कमांडिंग ऑपरेशन जो थे वो कुंवरपाल सिंह गिल करके थे, डीजीपी थे पंजाब पुलिस के, तो उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और इसके अंदर जो है अजीत डोभाल जी का बहुत बड़ा रोल है जो कि माना जाता था, समझ गए। तो ये उस टाइम पे मिजो के बाद में पंजाब में इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया, ओके। उसके बाद में 7 साल उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर भी रहे, कहाँ पे, इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने कई साल जो है वो वहाँ पे रहे, ये अपना बेस बदल कर, और भारत को कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान से भी अवेलेबल करवाई है। ऐसा कहा जाता है कि कई साल उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी गुजारे एज ए सीक्रेट एजेंट, ठीक है। आपको मालूम है मतलब सीक्रेट एजेंट बनने का मतलब क्या है। उसके बाद में वो कश्मीर चले गए 1990 के अंदर, वहाँ पे मिलिटेंट जो थे उनको वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंट जो टारगेट हो रहा था, एंटी इंडिया टेररिस्ट को वहाँ पे जो बन रहे थे, उनको भी काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल करने के लेकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, काफ़ी स्ट्रेटेजीज बनाई जो कि सक्सेसफुल भी रही। आज हमें जो देखने को मिलता है कई सारे टेररिस्ट, हो सकता था कि इससे 5 टाइम ज़्यादा मिलते, लेकिन अजीत डोभाल जी ने उस टाइम पे 90s जब, जो कि एक्चुअली में दोस्तों मैंने आपके लिए कश्मीर के लिए वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी कश्मीर के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कैसे मिलिटेंसी बढ़ी, कैसे कश्मीर पंडित को वहाँ से निकाला गया। तो ये जो 1990 से लेकर 2000 तक का जो टाइम था ना, ये टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंट लोग हैं जो कि बन रहे थे। और उसी टाइम पे अजीत डोभाल जी ने वहाँ पे जो अपना ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कई सारे लोगों को रोका भी था, कई सारे लोगों को टर्न होने के बाद में वापस भी बुलाया, ठीक है। उस टाइम के जब उनके जम्मू कश्मीर में वो रह रहे थे, और साथ में दोस्तों स्टेट इलेक्शन करवाने में भी सफल हुए 1996 के अंदर। 2005 के अंदर दोस्तों ये एज ए डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर होते हैं। 2009 के अंदर ये फाउंडिंग डायरेक्टर बनते हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के, एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक था जो कि विवेकानंद केंद्र के द्वारा सेटअप किया गया था। उसके बाद में भी देश की सिक्योरिटी को लेकर हमेशा एक्टिव रहे, ठीक है। कई सारे एडिटोरियल पीसेस उन्होंने रखे, कई सारे अखबार में, जर्नल में, ठीक है। कई सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गए, फॉरेन पॉलिसी हो गई, इनके ऊपर उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी, आर्टिकल्स लिखे, ताकि देश में जो है सब एक अच्छा उनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिल सके। 2009 और 2011 इन्होंने 2 बार को ऑथर करके 2 रिपोर्ट्स भी बनाई थी, इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक्स एंड टैक्स हेवन, ऐसे करके। तो बोला गया था कि इसके अंदर ब्लैक मनी को लेकर बताया गया है, और बीजेपी ने भी इसके अंदर हेल्प करी, ऐसे कई सारी बातें भी उस टाइम पे हुई थी। उसके बाद में इन्होंने दोस्तों दुनिया में बहुत जगह पे एज ए गेस्ट लेक्चर सिक्योरिटी पे लेक्चर दिया, जैसे कि लंदन है, वॉशिंगटन है, ऑस्ट्रेलियन इंडियन इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, नेशनल डिफेंस कॉलेज है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में है। कई जगह पे सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने जो अपने लेक्चर्स है जो कि दिए हैं। कई जगह पे ग्लोबल इवेंट्स में इन्होंने अपनी बात रखी है देश की सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों आपको मालूम होगा जब अभी अभिनंदन वाला जो केस हुआ था, मैटर हुआ था, उसके अंदर भी जो अजीत डोभाल जी, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। उन्होंने कई जगह पे जो है बाकी जो यूएस के जो उनके काउंटर पार्ट है, साथ में यूके के, फ्रांस के, इन सब से भी काफ़ी बात करी थी, और बोला था कि अगर अभिनंदन जी को कुछ होता है तो भारत कितनी भी तबाही मचाने को तैयार है, और भारत उस टाइम पे नहीं रुकेगा। अगर भारतीय एयरफोर्स को किसी भी तरह पायलट को कोई भी नुकसान होता है तो किसी प्रकार से। उसी के बाद में दोस्तों कमेंट दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, पहले ही जब रिलीज होने से पहले ही ट्रंप ने बोल दिया था कि पाकिस्तान जो है, भारत एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है और पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट पहले आ गया था, और उसी के कुछ दिन बाद में पाकिस्तान ने छोड़ दिया था। तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर है जो कि पाकिस्तान के ऊपर आया था, ठीक है। 2014 के अंदर इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया, और 46 इंडियन नर्सेज
जो कि इराक के अंदर फंस गई थी, उनको भी वापस लेके आने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है जो कि उन्होंने उस टाइम पे भी निभाया था और बहुत ही सीक्रेट मिशन था। और इराक से कैसे वापस जाए ये, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सीक्रेट जो है इसके बारे में ये रखा गया था। ठीक है, क्या वहाँ पे बातचीत हुई, क्या वहाँ पे मैटर हुआ, कैसे सर्कमस्टेंसेस रहे, इन सब के बारे में कुर्दिश अथॉरिटी जो है उनसे कैसे डील किया गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आज तक काफ़ी बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि रहा है। इसके अलावा जैसे कि आपको मालूम है, आर्मी चीफ जो है दलवीर सिंह जी सुहाग जी, और उस टाइम पे जब इन्होंने मिलिटेंसी जो ऑपरेशन अगेंस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड मिलिटेंट्स के खिलाफ किया था म्यांमार के अंदर, तब भी एक बहुत बड़ा रोल हुआ था। आपको मालूम है ना कि हमारे कई सारे जवान हैं जिनको मार दिया गया था मिलिटेंट के द्वारा, जो नागालैंड मिलिटेंट है। और म्यांमार में घुस के जो है फिर 2014-15 के अंदर क्या हुआ था, भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन किया था और वहाँ पे 50 मिलिटेंट को सल्टाया था रातों रात। तो उस टाइम पे दलवीर सिंह सुहाग जी थे, अजीत डोभाल जी थे जिन्होंने इसको प्लान किया था। ठीक है, ओके, तो पहले तो काफी डिफेंसिव पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन डिफेंसिव टू डिफेंसिव, ऑफेंसिव और साथ में डबल स्क्वीज स्ट्रेटेजी जो है वो बाद में देश अपना अपनाने लग गया। पाकिस्तान में स्ट्राइक करना, उसके बाद में वो भी 2 बार स्ट्राइक करना, वो भी इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है जो कि माना जाता है। अभी फॉरेन सेक्रेटरी जो है, जो कि अभी फॉरेन मिनिस्टर बना दिए गए जयशंकर जी, और इंडियन एम्बेसडर जो चाइना के विजय केशव, बोलते हैं कि इन तीनों की बहुत अच्छी बनती है। और डोकलाम के अंदर जो स्टैंड ऑफ हुआ था ना, उसमें भारत ने बड़ा मजबूती से अपना स्टैंड रखा था। कभी भी एक वक्त भी ऐसा नहीं हुआ था कि भारत किसी भी चीज को नेगोशिएट कर रहा था। तो ये उस लेवल के ऊपर इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे जो कि नेगोशिएशन थे जो कि करे थे। इसके अलावा इनको चेयरमैन भी बनाया गया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बने। ठीक है, और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अपने काउंटर पार्ट जो थे यूएस के, जैसे कि जॉन बेल्टन थे, यूएस के सेक्रेटरी थे पॉम्पियो, इनको भी हॉटलाइन के ऊपर इंडिया के द्वारा एक मैसेज गया था। ठीक है, कि भारत कितना भी जो है वो कि नुकसान पहुंचा सकता है पाकिस्तान को अगर अभिनंदन को कुछ भी होता है तो इनको दोस्तों 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, और साथ में कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है इस बार दी गई है, ताकि दूसरे देशों के हाई लेवल के जो डिप्लोमेट्स है ना, उनसे डील कर सके। समझ गए? क्योंकि जो पहले इनके पास में टाइटल हुआ करता, जो पहले इनके पास में जो रैंक हुआ करती थी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हुआ करती थी। ओके, अभी इनको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर बना दिया गया है। अब कैबिनेट मिनिस्टर जो हो सकता है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर जो रैंक का जो आदमी है ना, वो विदेशी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे काफी हद तक जो है वो डील कर सकता है, नेगोशिएशन कर सकता है, फ्रंट लाइन में रहकर नेगोशिएशन कर सकता है। तो इसलिए इनको बनाया गया है। डोभाल जी यंगेस्ट पुलिस ऑफिसर है जिनको पुलिस मेडल मिला है मेरिटोरियस सर्विस को लेकर। ठीक है, 6 साल पुलिस में रहने के बाद में जो है उनको इस अवार्ड से नवाजा गया, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया, और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो कीर्ति चक्र है वो नवाजा गया इनको, और फर्स्ट पुलिस ऑफिसर जिनको मेडल मिला इस तरीके से काम करने को लेकर, मिलिट्री के ऑनर जो मिला, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, और अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ने कैबिनेट अपॉइंटमेंट जो कमेटी है कैबिनेट की, उन्होंने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट अजीत डोभाल जी जो कि आईपीएस रिटायर है। ओके, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इफेक्टिव हो जाएगा 31/5/2019 से। और ठीक है, इस बार इनको कैबिनेट की जो रैंक है उसके बराबर दिया गया है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, और इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के बराबर इनको कैसे बना दिया गया है? इन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं जीता है। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा ही ऐसा, मतलब जो कैबिनेट कमेटी है उसके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर जो है इनकी रैंक होगी किसकी? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। जितनी भी एजेंसीज होती है, जैसे कि रॉ है हमारी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आईबी है, ये सभी लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो एनएसए को देते हैं, और एनएसए किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को देते हैं सिक्योरिटी को लेकर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पोजीशन बन जाती है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि हमारे देश में सबसे ऊंची रैंक पे कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट पहली रैंक, फिर वीपी सेकंड रैंक, फिर पीएम थर्ड रैंक, फिर गवर्नर होते हैं चौथे रैंक पे, 5वें पे होते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 5वें पे, 6ठे पे हो गए, मतलब 5th पे थे फॉर्मर प्रेसिडेंट, और 5th ए के ऊपर कौन होता है? डिप्टी पीएम। 6ठे के ऊपर होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा। 7वें भी देखिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर है यूनियन के वो वाले सीएम हो गए, डिप्टी चेयरमैन हो गए प्लानिंग कमीशन के, अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग है, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा में, ये 7वें नंबर पे है। तो यहां वाली रैंक के ऊपर जो है ना, ये इनके इक्विवेलेंट हो चुकी है रैंक।
7th ए के अंदर है भारत रत्न जिनको मिला है उन लोगों को, 8वें पे एम्बेसडर है, ठीक है, और 9वें के ऊपर जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, 10वें पे जो कमिश्नर है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैग है, ठीक है, ये सारे लोग हैं जो कि 9वें नंबर पर है। तो ये है आपके टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो दोस्तों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अजीत डोभाल जी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, किस तरीके से उन्होंने नागालैंड के अंदर, कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गया, चाहे वो हाईजैक हो गया, बहुत जगह पे उन्होंने काम किया और उसका फ़ायदा जो है हमारे देश को काफ़ी मिला है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कई सारे जो है IPS ऑफिसर या फिर अपने मिलिट्री के जवान वो हमारे देश को मिलते रहें और देश के लिए काम करते रहें। और काफ़ी एक बहुत बड़ी रेस्पेक्ट है ऐसे लोगों को जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के देश के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्यों बनाया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया गया है, और रैंक जो है किसके बराबर है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और उनके बारे में भी मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को शेयर जरूर करेगा तभी सभी लोग इनके बारे में जान सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।